दोस्तों, यूएस डीप स्टेट को एक करारा शिकस्त भारत के हाथों लगा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगर आप शेख हसीना जी की बात करें तो इनको वापस पावर में लाने के लिए इंडिया ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, देखने वाली बात क्या है कि जो इंडिया का विरोधी है चाइना, वो भी चाहता था शेख हसीना जी ही पावर में बनी रहे। सिर्फ उतना ही नहीं, रशिया भी अगर आप देखें तो वो चाहता था शेख हसीना ही पावर में आए। और इन तीनों देशों के जो अनुसार जो वो चाहते थे वैसा कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पे यूएस डीप स्टेट अगर आप देखें तो उसे शिकस्त तो लगी है, लेकिन अभी गेम शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को लग तो रहा है हमने बचा लिया है यूएस डीप स्टेट से, और साथ साथ यूएस और पाकिस्तान दोनों के ही सपनों पर पानी फिर गया है, ऐसा लग रहा है। तो क्या हुआ है सब कुछ, आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिरकार क्यों मैं कह रहा हूं यूएस डीप स्टेट को हार हुआ है, क्या है पूरी पॉलिटिक्स, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, बांग्लादेश इलेक्शन 2024 उसका रिजल्ट आ गया है। शेख हसीना जी 5वीं बार अगर आप देखें तो ऑफिस ज्वाइन करने वाली हैं। और चुनाव के दौरान ही शेख हसीना जी ने अपने पत्ते खोल दिए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखिए, इंडिया तो हमारा भरोसेमंद दोस्त है, हमको समय पड़ने पर जब जरूरत पड़ी थी तो इसने शेल्टर रहने के लिए घर दिया था। तो शेख हसीना जब बांग्लादेश वोट करने गई उस वक्त उसने भारत को, उन्होंने अगर आप देखें तो उन्होंने भारत को याद किया, यानी कि उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए कि भाई अमंग ऑल इंडिया उनका सबसे क्लोजेस्ट है। उन्होंने चाइना की बात या रशिया की बात नहीं की, भारत की बात की। तो भारत ने आखिरकार क्या किया है और भारत क्या पाया है, तो यहां पे आइए इन सब पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस प्रकार से न्यूज तो था ही, आप देख सकते हैं एक्स ऑफिशियल ने कहा था कि यूएस तो अब बांग्लादेश को टारगेट करने वाला है, वहां पे रिजीम चेंज लेकर के आएगा। उसने कहा था कि जो यूएस है वो बांग्लादेश के जो रशिया के साथ क्लोजनेस बढ़ रही है उससे अगर आप देखें तो वो थोड़ा नाराज है। इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश अगर आप देखें तो पहला यूरेनियम शिपमेंट भी रशिया से आ चुका है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रशिया की मदद से बांग्लादेश बना रहा है। जाहिर सी बात है इसमें इंडिया भी अगर आप देखें तो फैसिलिटेट किया है बांग्लादेश और रशिया के बीच में ये दोस्ती को। अब यहाँ पे शेख हसीना अगर आप देखें तो उनकी खासियत है वो मास्टर जगलर है। जगलिंग क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा ना, 4-5 बॉल लेके हाथ में उसको कैसे खेलते हैं, कैच होता रहता है, बॉल हवा में रहता है। तो वैसे ही शेख हसीना जी मास्टर जगलर हैं। वो चाइना को भी खुश रखती हैं, इंडिया को भी खुश रख रही हैं, रशिया को भी खुश रख रही हैं, देखा जाए तो यूएस को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करती हैं। लेकिन यूएस की एक पॉलिसी है, अगर आप दूसरे के साथ हैं, उसको खुश रख रहे हैं तो आप मेरे विरोध में हैं। तो इसलिए यूएस थोड़ा नाराज चलता है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, तो जो प्राइम विरोधी थी शेख हसीना की वो थी खालिदा जिया, जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। खालिदा जिया भी दोस्तों भारत बांग्लादेश की अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और उसके साथ मनमोहन सिंह जी का दौर था। 2 साल तक इंडिया खालिदा जिया के दरवाजे पर नॉक करता रहा, मदद करो मदद करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। खालिदा जिया की बात क्या है ना दोस्तों, जमाते इस्लामी के साथ अगर आप देखें तो अपना पॉलिटिक्स बना के रखी हैं, उनका कोएलिशन है। दोस्तों जमाते इस्लामी क्यों इतना खतरनाक है, जमाते इस्लामी का जो सबसे पॉपुलर लीडर था वो था दलवार हुसैन सईदी, जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। अगस्त 14 2023 को इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर अगर आप देखें वैसे तो फांसी की सजा दी गई थी, इसको बाद में कम करके लाइफ सेंटेंस आजीवन कारावास किया गया था। क्यों? क्योंकि 1971 के जंग में, उस दौर में जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजी, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो पाकिस्तान के फौज थी जिस प्रकार से वो एट्रोसिटीज कर रही थी बांग्लादेश के लोगों पे, जेनोसाइड हो रहा था, मास किलिंग्स हो रहे थे, रेप पिलेज सब कुछ हो रहा था, उसमें जमाते इस्लामी जो था, जो इसके लोग थे, जैसे यहाँ पे दिलवर हुसैन सईदी है, इसने पाकिस्तानी आर्मी को मदद किया था, बताया था कि यहाँ पे इस प्रकार से हिंदू रहते हैं, इनको मारो। यहाँ पे ये लोग हैं जो कि आप देखें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अवामी लीग, जो कि शेख हसीना के पिता जो चला रहे थे, अवामी लीग के लोग इन इलाकों में रहते हैं, वो पॉइंट आउट करके बताया था, इसको पाकिस्तान आर्मी को टिप देता था, और वहाँ पे जाके पाकिस्तानी आर्मी जेनोसाइड, किलिंग, रेप वगैरह किया करती थी। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये है जमाते इस्लामी का इतिहास।
अब दोस्तों, जब जमाते इस्लामी के साथ कोलिशन में बांग्लादेश में पावर रहा है, जब भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जेआई का पावर रहा है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी ये जो खालिदा जिया आप देख रहे हैं, जब जब इनकी सरकार रही है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बांग्लादेश में बढ़ावा मिला है, पाकिस्तान के साथ इनके संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, भारत में क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया है। आपको मैं तथ्य देने वाला हूं, 2007 में बीएसएफ ने 112 सेपरेटिस्ट रिबेल्स का लिस्ट बना के बांग्लादेश को दिया था। 2 साल तक इंडिया बोलता रहा इन पे कार्रवाई करो, इनको वापस भारत भेजो, लेकिन वो छुपा के अपने देश में रखे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो बांग्लादेश में 172 कैंप्स, 172 कैंप्स चल रहे थे इन सेपरेटिस्ट्स के द्वारा, वो भी वहीं पर इन लोगों ने छुपा के रखा था। कैंप्स चलते थे, इंडिया में एक्टिविटीज होती थी, लेकिन कुछ कार्रवाई ये नहीं करते थे। 2008 में हरकत उल जिहाद इस्लामी, उसने यूपी के गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट किया था इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलके। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश अगर आप देखें तो भारत में ऑपरेट करने लग गया था, उसी ने बोध गया में जनवरी 2016 में दलाई लामा के विजिट के दौरान अटैक का प्रयास किया था। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये इनका इतिहास है। यूएस इन्हीं को लाना चाह रहा है। वहीं अगर आप इंडिया जिसको सपोर्ट कर रहा है उसकी बात करें, वो है दोस्तों अवामी लीग। दोस्तों, बांग्लादेश में 1971 के बाद 2 पॉलिटिकल फैक्शंस बने। एक था बीएनपी जो कि इस्लामिस्ट था, जो कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी की तरह काम करता था, जो कि इस्लामिक हार्डलाइनर्स के कंट्रोल में था। दूसरा था सेक्युलर अवामी लीग। इन दोनों में अगर हम अवामी लीग की बात करें, क्योंकि आपको मैंने बीएनपी का तो पूरा चरित्र आपके सामने रख दिया है, अब अगर हम अवामी लीग की बात करें तो जब से हसीना वापस पावर में आई है 2009 में, एक गोल्डन एरा शुरू हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उन्होंने, जैसा मैंने बताया, ये सारे लिस्ट दिए थे, ये सारे कैंप्स चल रहे थे, उन्होंने आने के साथ सब बंद करवाया। जितने भी कैंप्स चल रहे थे, एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही थी बांग्लादेश के सॉइल से, सब बंद हुआ। कुछ आतंकवादी, हाई प्रोफाइल आतंकवादी उन्होंने इंडिया भेजा। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो मिलिट्री कू एक कॉमन हुआ करता था बांग्लादेश में, सब मिलिट्री कू बंद करवाया, बोला फौजियों को अपने बैरक्स में बैठो। इसके सिवा अगर आप देखें तो क्रॉस बॉर्डर टेरर चैलेंजेस जो हो रहे थे बांग्लादेश से भारत में, वो खत्म हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का दौर आया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो तेजी से बढ़ा। 3.5 बिलियन 2009 में था, अब वो 16 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। इंडिया आज भी अगर आप देखें तो एक बात समझता है, अगर हम एमंग ऑल बांग्लादेश पॉलिटिशियंस देखें, फिर वो बीएनपी हो या अवामी लीग हो, अवामी लीग वो पॉलिटिकल पार्टी है, शेख हसीना वो है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को लेके प्रोटेक्ट करती हैं। हाँ, उनका चाइना के तरफ भी फ्रेंडली पॉलिसी है, क्योंकि उनकी पॉलिसी कुछ वैसी है, सबको खुश रखो, किसी से बैर नहीं, सबको खुश रखो। अगर आप देखें तो ढाका का 70 से 80% जो डिफेंस इक्विपमेंट आया है वो चाइना से ही आया है, और शेख हसीना जी ने जोर शोर से चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। लेकिन आप एक बात भी तो समझिए, बांग्लादेश वो देश है जो 3 तरफ से भारत से घिरा है और चौथी तरफ से भारतीय नेवी से। तो एक इनसिक्योरिटी होना कॉमन है, लाजमी है। अगर बांग्लादेश के मन में एक इनसिक्योरिटी हो तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो इनसिक्योरिटी हमें बढ़ने नहीं देना है। तो इसमें अगर आप देखें तो हसीना गवर्नमेंट ने चाइनीज पोर्ट के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। अगर चाइनीज पोर्ट के प्रोजेक्ट जो कि सोनाडिया में आने वाला था उसको अलाउ कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी मिसट्रस्ट में तब्दील हो जाती। लेकिन शेख हसीना जी ने वो नहीं होने दिया। चाइना को कहा कि ना भैया, तुमको ये प्रोजेक्ट नहीं देंगे, इंडिया बुरा मान जाएगा, और इंस्टेड एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट दे दिया मतरबाड़ी में जापान को, जिसको लेके इंडिया आश्वस्त है। तो इस प्रकार से वो इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हैं। इंडिया भी एक बात जानता है, देखिए जैसे हम नॉन अलाइंड रहे हैं या मल्टी अलाइंड रहे हैं, हम वेस्ट को कहते हैं कि भाई रशिया हमारा दोस्त है, उससे भी रिश्ते रखेंगे, तुमसे भी रिश्ते रखेंगे। वही बांग्लादेश अपने लिए कर रहा है कि हाँ, इंडिया से भी रिश्ते रखेंगे, चाइना से भी रखेंगे, लेकिन हाँ, किसी की तरफ इतना नहीं चले जाएंगे कि उसके हम अलायंस में चले जाएं और सामने वाले के विरोध में खड़े हो जाएं। वो बैलेंस बांग्लादेश बना रहा है और इंडिया भी इस बात से संतुष्ट है। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं यही देख के यूएस भी अगर आप देखें तो थोड़ा परेशान है। वो कंटिन्यूअसली एक बात तो समझ गया कि इंडिया का राइज हो रहा है। 2045 आते आते इंडिया यूएस को कहीं ना कहीं टक्कर देना शुरू करेगा। एटलीस्ट इस वक्त जो चाइना दे रहा है, कुछ वही स्टेज पे इंडिया भी आ जाएगा।
तो इसके लिए वो तैयारी कर रहा है, अलग अलग इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर रहा है। वेस्ट में पाकिस्तान को रखा है, पंजाब में खालिस्तान इशू आपने देखा ही है किस प्रकार से टाइम एंड अगेन वो आप देख सकते हैं उसको इंसिनुएट करता रहता है। वैसे ही ईस्ट में बांग्लादेश वो चाहता है खालिदा जिया के द्वारा उसी प्रकार की इनसिक्योरिटी इंडिया के ईस्ट में तैयार हो जाए, क्योंकि अगर ईस्ट में तैयार रहेगी तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये पूरा का पूरा इनसिक्योर रहेगा, और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को इंटरनली तोड़ना, इन केस यूएस के लिए अगर हम राइवल बनेंगे तो वो सारे प्लान्स को एक्टिवेट करना चाहेगा। तो वो फ्यूचर प्लान है, उसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश में अगर आप देखें तो यूएस चाह रहा है कि कैसे भी करके जो सरकार आए वो एंटी इंडिया सरकार आए, जो कि पाकिस्तान के क्लोज हो, जो कि पाकिस्तान की सैटेलाइट हो, और पाकिस्तान यूएस का क्लाइंट स्टेट रहा है। तो इस तरीके से पूरा कंट्रोल बना रहेगा, इंडिया को कहीं ना कहीं चेक्स में रखा जाएगा। बांग्लादेश वहीं अगर आप देखें तो एक तरीके से इंडिया का गेटवे बन गया है, जो कि आसियान से फर्दर कनेक्टिविटी कराने वाला है। तो अगर बांग्लादेश पूर्ण रूप से स्टेबल हो गया, इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रख लिए इसने, तो इंडिया का पूरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा, और इंडिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ईस्ट में वो पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक चला जाएगा। और इस बात से अमेरिका खासा नाराज है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस डीप स्टेट ने इस बार तो ठान लिया था कि शेख हसीना जी को अब नहीं आने देंगे। 2021 की बात है, यूएस ने रैपिड एक्शन बटालियन पे सैंक्शन लगा दिया। अब ये कौन है रैपिड एक्शन बटालियन? ये दोस्तों एलीट पैरामिलिट्री काउंटर टेरर फोर्स है बांग्लादेश का, जो कि सड़क पे बेसिकली हमारे यहाँ जैसे सीएपीएफ होता है, आपने देखा होगा है ना, इस प्रकार से सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है जब भी राइड्स आर्सन वगैरह होता है। तो उसी प्रकार का एक पैरामिलिट्री यूनिट है बांग्लादेश का, जो कि स्ट्रीट में जब भी ये इस्लामिस्ट लोग सड़क पे आके कहीं से भी अगर लॉ तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उन पर करारा जवाब उनको दिया जाता है। ये है रैपिड एक्शन बटालियन। कमाल की बात क्या है जानते हैं? रैपिड एक्शन बटालियन को भले आज यूएस ने सैंक्शन लगाया है, लेकिन इसको बनाया किसने था? शेख हसीना जी ने नहीं बनाया था, इसको जिया ने बनाया था। खालिदा जिया जो मैंने दिखाया उसने 2004 में बनाया था। क्यों? ताकि वो अपने अपोजिशन को चेक में रख सके। वो बात अलग है, वो चुनाव बाद में हार जाती है तो नतीजा उल्टा पड़ जाता है। फिर ये जो बीएनपी, अगर आप रैपिड एक्शन बटालियन की बात करें तो इसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने विकीलीक में कंफर्म किया है कि यूके और यूएस ने इनकी ट्रेनिंग की है, ताकि ये इस प्रकार से अपोजिशन को चेक्स में रख सके, सो दैट उनके मन मुताबिक सरकार बांग्लादेश में चलती रहे, जो एंटी इंडिया हो, जो इंडिया के राइज को रोके। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको ये भी बता देता हूं, रैपिड एक्शन बटालियन ऐसा नहीं है डच स्क्वाड का जो इनका रेप्यूटेशन है आज का बना है, नहीं, तभी बन गया था, लेकिन यूएस उसे हैप्पीली इग्नोर कर रहा था। अब इसको भले वो सैंक्शन लगा रहा है, क्यों? क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है, सरकार बदल चुकी है, और वो सरकार यूएस को पसंद नहीं आ रही। अब दोस्तों होता क्या है, 2021 की कहानी मैंने आपको बताई, फिर 2022 आते आते क्या होता है, चुनाव और पास आने लग जाते हैं। यूएस एम्बेसडर अगर आप देखें तो अलग अलग घरों में विजिट करने लगते हैं। ये सो कॉल्ड लोग होते हैं जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जिनके खिलाफ एलिजेड एट्रोसिटीज किए हैं, बेसिकली ये सब प्रोटेस्टर्स होते हैं जो सड़क पे आके उपद्रव क्रिएट करते हैं, वॉयलेंट तरीके से आर्सन वगैरह आग वाग लगाते हैं। वो सारे लोग जो थे, जो परपेट्रेटर हैं, उनको विक्टिम बना दिया जाता है, और यूएस एम्बेसडर उनके घर जाता है, कहता है हाँ मेरी सांत्वना आप लोगों के साथ है। ये तो नहीं, यूएस एम्बेसडर बाई पार्टीजियन होने के बजाय, यानी या नॉन पार्टीजियन होने के बजाय, वो एक पार्टी के तरफ अपना रुख बदल लेता है। वो अपोजिशन पार्टी के घर में, मेंबर्स के घर में जाना शुरू कर देता है, उनको अपना सपोर्ट देने लगता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अपोजिशन भी इसके साथ बांग्लादेश में खड़ी हो जाती है। देखो यूएस भी कह रहा है कि शेख हसीना ने एट्रोसिटीज किए हैं हमारे ऊपर, शेख हसीना गड़बड़ धालमेल करके चुनाव जीतती है, और इस प्रकार का जो एजेंडा है यूएस उगलना शुरू कर देता है। सितंबर 2023 अभी की बात है, चुनाव के ठीक पहले यूएस ने क्या किया, वो सारे इंडिविजुअल्स जो यूएस को लगता है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे। अब इसमें कौन कौन है? ये जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उन पे अप्लाई होगा, साथ साथ अगर आप देखें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, जुडिशरी के लोग, सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग, सब पे अप्लाई होगा। तो इसके साथ उनको यूएस विजिट नहीं करने दिया जाएगा, वीजा नहीं मिलेगा, यूएस में जब भी जाओगे तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सीजर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डराना शुरू कर देते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूएस पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो शेख हसीना के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को कहीं ना कहीं इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो बात यूएस नाराज है। दोस्तों एक पावर प्ले चल रहा है बड़ा साउथ एशिया में, जो आपको मैं समझाना चाहूंगा। इंडिया चाहता है कि यूएस एक सप्लीमेंट्री प्लेयर रहे, यानी सेकेंडरी प्लेयर रहे जब बात हो साउथ एशिया की। साउथ एशिया में लीडरशिप इंडिया की होगी। ट्रंप के दौरान भी जब वापस शेख हसीना जीती थी चुनाव, तो उन्होंने भी थोड़ा प्रयास किया था कि अरे अरे ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, लेकिन इंडिया ने कन्वे कर दिया था ट्रंप को ये बात, और ट्रंप समझ गए थे और उन्होंने फिर शेख हसीना जी के गवर्नमेंट को जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी दिया था। लेकिन इस बार जैसा आपको मालूम है प्रेसिडेंट बहुत कमजोर है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पूरा सब कुछ चला रहा है। वो अगर आप देखें तो वापस से अपना कॉलोनियल टैक्टिक्स जो है, ओल्ड थिएट्रिक्स है, वापस उस तरफ जा रहा है, जिसमें वो इंडिया को बॉक्स करना चाह रहा है। कह रहा है कि हम ही साउथ एशिया में लीडिंग रोल प्ले करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें यूएस ऐसा करता है, इंडिया को ओवरशैडो करता है, तो कहीं ना कहीं एक अनसेड अग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में कि इंडिया यूएस के साथ कोऑपरेट करेगा, लेकिन बदले में यूएस को दो चीजें पूरी करनी होंगी। पहला, भारत के सिक्योरिटी को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा, उस पर कहीं से आंच नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, साउथ एशिया में हम लीडिंग पावर रहेंगे, तुम सप्लीमेंट्री पावर रहोगे, तो ही ये रिश्ता आगे चलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको वायलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश की पीएम जो भी है, चुनाव तो जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया से आग उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। बांग्लादेश पीएम हसीना सिक्योर फोर्थ स्ट्रेट टर्म एज एक्सपेक्टेड, मतलब कि धांधली है। टाइम तो देखिए कहां तक कह रहा है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक्सटेंड्स रूल आफ्टर ओवरवेलमिंग विक्ट्री, 3/4 विक्ट्री हुई है इन इलेक्शन अपोजिशन डीम्ड अनफेयर, यानी वो चुनाव शेख हसीना जीती हैं जो कि अपोजिशन कह रही है अनफेयर तरीके से हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं देखिए किस प्रकार से टर्नआउट जो चुनाव में केवल 40% हुआ है, और वो लोगों से भी इंटरव्यू डाल रहे हैं कि मेरे मन मुताबिक तो कैंडिडेट ही नहीं था, मैं जिसको लाना चाहता था वो तो खड़ा ही नहीं हो पाया, उसको खड़े नहीं होने दिया। बीएनपी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जिया की जो है वो बॉयकॉट कर दी चुनाव को, तो हम किसको वोट दें। तो कहीं ना कहीं बीएनपी का वर्जन चलाया जा रहा है मीडिया में भी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ अभी भी यूएस काफी एक्शन ले सकता है। आप देख सकते हैं अल जजीरा में न्यूज है कि एक सैंक्शंस थ्रेट है जो बांग्लादेश के ऊपर अभी भी है। वो अगर आप देखें तो वहां के लोग कह रहे हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि वन साइडेड नेशनल वोट यदि होता है बांग्लादेश में, तो अगर यूएस इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा बांग्लादेश पे तो वो घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसका जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 85% जानते हैं क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स, आरएमजी। टोटल एक्सपोर्ट 52 बिलियन है, उसका 85% दोस्तों अगर आप देखें तो मोटा मोटी समझ लीजिए आप, मोटा मोटी 45 बिलियन करीब, 43 बिलियन करीब आप देखें तो केवल गारमेंट एक्सपोर्ट है। उस 43 बिलियन में अगर आप देखें तो 80% केवल यूएस और यूरोपियन यूनियन को जाता है, यानी कि 52 बिलियन का टोटल ट्रेड है। तो मोटा मोटी अगर आप पकड़े तो समझ सकते हैं कि भाई 32 बिलियन केवल और केवल यूएस और यूरोपियन यूनियन को गारमेंट्स के रूप में जा रहा है। तो इस गारमेंट को यदि सैंक्शन लगा दे यूएस और ईयू तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। वो भी तब जब बांग्लादेश में चैलेंजेस इकोनॉमी के चल रहे हैं। ऑलरेडी आईएमएफ के पास गया है, 4.5 बिलियन का लोन लिया है, 7 इंस्टॉलमेंट 2026 तक उसको मिलने हैं 4.5 बिलियन। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसा आपने देखा पाकिस्तान को कैसे अमेरिका झुकाया, कुछ वैसे ही बांग्लादेश को भी झुका सकता है इन आईएमएफ के इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। तो वो समस्या आपको थोड़ी देखने मिल सकती है। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप देखें तो बांग्लादेश में खेला तो अभी शुरू हुआ है। बांग्लादेश इलेक्शन अगर आप देखें, हालांकि जो ऑब्जर्वर्स थे जो इस पूरे इलेक्शन को देख रहे थे, यूएस ऑब्जर्वर ने तो यहां तक कह दिया है कि दिस इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वैसे ही रशियन ऑब्जर्वर्स ने भी कहा फ्री एंड फेयर है, तस्वीरें भी लगाई है जिसमें फॉरेन ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि हाँ लेजिटिमेट तरीके से चुनाव हुआ है, चुनाव तो भैया बढ़िया हुआ है। तो इससे ये लग रहा है एक तरफ कि कहीं ना कहीं वेस्ट एक बात समझ रहा है, शेख हसीना अब आने वाली हैं, अब इनको और नाराज नहीं करते हैं। अब वापस जब अगला चुनाव आएगा तब वापस से ये सब करेंगे, लेकिन अभी शेख हसीना से वापस इनगेज करना शुरू करते हैं। अब चुनाव हो गया है, अब ये बनी रहेंगी, तो शायद ये वाला कार्ड ना खुले।
बट यू नेवर नो विद अमेरिका, वो भी चुनाव में जाएगा, उसके बाद नई सरकार आएगी, वो कैसे कार्ड्स खेलेंगे, कैसे डीप स्टेट का रोल होगा, तो अभी खेला शुरू हुआ है, सब कुछ क्लोजली देखना अभी बाकी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करें।